हाय। आज हम देखेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ 1.3 द कॉल ऑफ द सॉइल, मिट्टी का बुलावा। मिट्टी के बुलावे का दूसरा सेंस एक ये भी होता है कि हमें हमारी मिट्टी के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। मिट्टी के लिए जो देश की सेवा करते हैं सोल्जर्स, वो भी होता है। बट यहाँ पे मिट्टी का बुलावा मतलब जो हमारी फार्म, जो हमारी लैंड है उसके ऊपर जो फार्मिंग होती है, जो खेती हो रही है, वो खेती को बचाने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाने के लिए, पेस्टिसाइड्स केमिकल्स का उपयोग कम करने के लिए, उसके लिए भी इसको यहाँ पे टर्म किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे चैप्टर का नाम है द कॉल ऑफ द सॉइल, अ सेंट ऑफ राइस। हमारे चावल की खुशबू, मिट्टी का बुलावा। दिस चैप्टर इज रिटन बाय वेंकटेश्वरन अय्यर, हु वाज बोर्न इन 1966. He was a science graduate, certified management professional, worked in IBM Mumbai. फिर वो 14 साल नहीं 17 ईयर्स आईटी इंडस्ट्री में काम करने के बाद में फाइनली ही क्विट हिज जॉब इन 2004, क्योंकि ही वाज नॉट एंजॉयिंग दैट जॉब थिंग, और ही वांटेड टू लिव समथिंग जो एक ट्रेडिशनल इंसान जीता है, एक इंडियन इंसान जीता। ही वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन फार्मिंग, टू लिव हिज ऑर्गेनिक फार्म इन पेट विलेज इन डहानू तालुका, पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। फिर उनकी जो बुक है मूंग ओवर माइक्रोचिप्स traces his transition from techie to a farmer, how he became a farmer from a techie over a period of 15 to 17 years. It was not a career change, वो एक career change नहीं था, but rather it was a lifestyle change for him. वो एक कंप्लीट लाइफस्टाइल, जीवन शैली का ही परिवर्तन उनके लिए था। तो उनकी जो बुक है मूंग, या मतलब मूंग, जो अपने मूंग होते हैं खाने के, मूंग, ग्रीन मूंग, उस मूंग ओवर माइक्रोचिप्स, हाउ मूंग बिकेम मोर डोमिनेटिंग फैक्टर इन हिज लाइफ, कि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल, यानी फार्मिंग कितना डोमिनेटिंग हो गया उनकी लाइफ में कि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल ही बदल दिया, ना कि करियर ही नहीं, पर जीवन जीने की। सपोज उनका करियर चेंज करें तो एक जॉब से दूसरे जॉब, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री जाते थे, बट रादर नॉट चेंजिंग हिज जॉब और चेंजिंग इंडस्ट्री, ये चेंज ऑल ओवर हिज लाइफस्टाइल। सपोज वो मुंबई में कहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में काम करते थे, बट नाउ ही हैज कंप्लीटली चेंज दैट लाइफ फ्रॉम टू एक फार्मर बन गया है अब। उन्होंने कई सारे स्पीचेस दिए हैं जहाँ पे उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया है, हाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट, और कई सारे लोगों से, एनजीओ से, फार्मर से हाथ मिलाया है टू ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए। इंश्योर दैट, देखो, फील टू प्रोपोगेट ऑर्गेनिक फार्मिंग टू इंश्योर दैट द लैंड एट लीस्ट इज नॉट रेविस्ड वाइल दे ट्राई टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब लिविंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर से अपना लिविंग, गुजारा निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका शोषण कर दो, उसको ख़त्म कर दो। अगर अगर आप एग्रीकल्चर करो, आप फार्मिंग करो, अगर आपका वो धंधा है, आपका बिजनेस है, या आपकी रोजी रोटी उससे आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको शोषण करके उससे अपना फार्मिंग, यानी अपना धंधा या अपना पेट का गुजारा करो। तो इंश्योर दैट द लैंड एटलीस्ट इज नॉट रेवन, जो ज़मीन है हमें उसका शोषण नहीं करना है। मतलब उनका जो मेन फोकस था, इट वाज ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। उनका मेन जो डाइवर्जन था लोगों को बताने का था, मतलब अभी भी है वो, उनका डाइवर्जन इज ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी ज़मीन कितनी इम्पोर्टेंट है, हमें हमारी ज़मीन का प्रोटेक्शन कैसे करना है, उसे उपजाऊ कैसे बनाए रखना है, उसे सिर्फ केमिकल्स और पेस्टिसाइड डाल डाल के ख़त्म नहीं करना है। उनका एक जो ज़मीन का चार्म है, जो उसका उपजाऊपन है, जो उसकी फर्टिलिटी है, जो उसका ग्रोथ फैक्टर है ज़मीन के अंदर, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, जो फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जो भी उसके अंदर पदार्थ ज़मीन की मिट्टी में, हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं, वो केमिकल डाल डाल के हमें ख़त्म नहीं करना है। तो हमारा हमारे ज़मीन के प्रति भी कोई कर्तव्य है। वो कर्तव्य को वो उन्होंने अपने कई सारे न्यूमरस लेक्चर्स के द्वारा भी लोगों को बताया है और समझाते रहते हैं। एंड इसीलिए चैप्टर का नाम है यहाँ पे द कॉल ऑफ द सॉइल, मिट्टी का बुलावा। हमारी ये जो मिट्टी है, हमारे देश की ये जो मिट्टी है, इसका बुलावा हमारे लिए क्या है, ये हमें क्या कह रही है, इसकी भी कुछ शायद डिमांड होंगी उसके ऊपर रहने वालों से। तो ये बहुत ही प्यारा नाम दिया गया है, द कॉल ऑफ द सॉइल, अ सेंट ऑफ राइस। मतलब चावल की खुशबू। यहाँ पे चावल फार्मिंग के ऊपर उन्होंने ये चैप्टर, ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर डेडिकेटेड है। तो कॉल ऑफ द सॉइल, अ सेंट ऑफ राइस। द फर्स्ट क्रॉप, उनका जब फर्स्ट क्रॉप था, इट वॉज अप्रैल 2004। आई स्टूड इन द मिडल ऑफ लैश ग्रीन फील्ड ऑफ मूंग, ग्रीन ग्राम, जिसे मूंग को आप इंग्लिश में ग्रीन ग्राम कहते हैं, एंड लुक्ड अराउंड मी। इट वॉज जस्ट बिफोर सनराइज एंड द स्काई was turning on bright
टर्निंग अ ब्राइट ऑरेंज, मतलब अप्रैल 2004 की बात है। आई वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ लश ग्रीन, मतलब लश मतलब एक बहुत ही ऐसा ब्राइट सा डार्क सा ग्रीन जो होता है, दैट इज भरा भरा ग्रीन, दैट इज लश ग्रीन। आई वॉज स्टैंडिंग स्टूड इन द मिडल ऑफ अ लश ग्रीन फील्ड, मतलब ऐसे ग्रीन पूरा फील्ड था जिसके अंदर वहाँ के मूंग के प्लांट्स आए थे। मूंग के प्लांट्स करीब करीब 2 फीट की हाइट तक आ चुके थे। एंड लुक्ड अराउंड मी, मतलब आस पास मैं मूंग के खेत में खड़ा था, तो मेरे आस पास सब जगह लश ग्रीन मूंग के पौधे, लश ग्रीन मूंग के छोटे छोटे प्लांट आए हुए थे। इट वॉज जस्ट बिफोर द सनराइज एंड द स्काई वॉज टर्निंग अ ब्राइट ऑरेंज, मतलब अभी सनराइज हुआ नहीं था, सनराइज के पहले का समय था। सनराइज पहले के समय जैसे स्काई ऑरेंज होता है, एक उसमें जो कलर आना शुरू होता है स्काई के अंदर, वो वाला कलर स्काई के अंदर आ रहा था, अभी सनराइज हुआ नहीं था। एंड द स्काई वाज टर्निंग अ ब्राइट ऑरेंज। द ग्राउंड वाज डैम, डैम का मतलब नम, नम होना, यानी थोड़ा थोड़ा ऐसा भेज वाला होना है, थोड़ा गीला होना, मिट्टी गीली थी। द ग्राउंड वॉज डैम्प एंड द लीव्स वर शाइनिंग विद द ड्यू, और जो पत्ते थे, जो मूंग, जो ग्रीन ग्राउंड थे, उसके जो लीव्स थे, उसके जो पौधे थे प्लांट्स के, उसके जो लीव्स थे, लीव्स के ऊपर ओस की बूंदे थे, ड्यू मतलब ओस की बूंदे, वो बूंदे उस पर लगी हुई थी, तो ऐसा वो चमक रही थी। अभी दिन उग रहा था, सुबह का समय था, आकाश ब्राइट ऑरेंज कलर का हो रखा था, आजू बाजू ग्रीन सा ब्यूटीफुल सा नजारा था। ये पत्तियां जो होती, पत्तियों पे थोड़े से ड्यू ड्रॉप्स आ रहे थे, वो चमक रहे थे। माई बेयर फीट वर मदी, बेयर मतलब खुले, नंगे, मेरे नंगे पैर में जो खुले पैर थे वर मडी, मिट्टी से भरे हुए थे। ऐसा आई वॉक अराउंड जिंजरली, जिंजरली का मतलब देख के आराम आराम से इंस्पेक्ट करते करते, जैसे बाजू में दिखा है, वेरी कॉशियस और केयरफुल, आराम से मैं इंस्पेक्ट करते करते शांति से देख रहा था, कॉशियसली देख रहा था, बहुत ध्यान से देख रहा था। आई वॉकड अराउंड, मैं वहाँ चल रहा था, मडी, मेरे पैर मिट्टी से सने हुए थे। इंस्पेक्टिंग द प्लांट्स, मैं प्लांट्स को इंस्पेक्ट करते करते केयरफुली वहां से चल रहा था। अराउंड मी वर द रोज ऑफ चीकू ट्रीज एंड बिलो अ डेंस फॉलिएज ऑफ मूंग, मेरे आसपास चीकू के झाड़ थे, एंड बिलो अ डेंस फॉलिएज ऑफ मूंग, और वहां पे मूंग का जो फॉलिएज था, फॉलिएज का मतलब देखो यहाँ पे द लीव्स ऑफ अ ट्री और अ प्लांट, द लीव्स ऑफ अ ट्री और अ प्लांट, मतलब जो लीव्स होती है ना, उसे यहाँ पे फॉलिएज बताया गया है। डेंस मतलब घने, यानी वो जैसे मूंग के खेत में थे तो वहाँ पे घना मूंग का ऑफकोर्स फॉलिएज होगा, फॉलिएज मतलब लीव्स होंगी। तो आसपास चीकू के ट्री की ऐसे फेंसिंग की गई थी, और अराउंड मी वर द रोज, रोज मतलब ऐसे चीकू के रोज थे। और बाद में इस तरफ जहाँ पे ये हमारे राइटर थे, वहाँ पे डेंस फॉलिएज ऑफ मूंग था। एट दैट पॉइंट आई कुड नॉट हैव आस्क्ड एनीथिंग मोर, मतलब वो बता रहे हैं कि वो मोमेंट, वो जो पर्टिकुलर सिचुएशन वहाँ पे थी, वो जो एनवायरनमेंट, वो जो सराउंडिंग, वो जो एटमॉस्फेयर, वो जो नज़ारा उनके सामने था, इट वाज सो ब्यूटीफुल। द स्काई वाज टर्निंग ऑरेंज, टर्निंग ब्राइट ऑरेंज, द लीव्स वर शाइनिंग बिकॉज ऑफ ड्यू ड्रॉप्स ओवर इट, मतलब आसपास का नज़ारा ब्यूटीफुल हो रखा था, आसपास पूरा ग्रीनरी फैला था मूंग की। एंड बहुत प्यारा सिचुएशन था, मिट्टी गीली थी तो शायद उसकी खुशबू भी आ रही होंगी। तो वो पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारे जो राइटर है वो बोलते, इससे ज़्यादा मैं शायद ही कुछ उस मोमेंट पे एक्सपेक्ट करता था या उस मोमेंट पे चाह सकता था। नज़ारा इतना खूबसूरत था। The moon plants, not more than 2 feet tall, had green pods hanging out. जो मूंग का जो प्लांट था, इट वो अराउंड अराउंड करीब करीब 2 फीट के आसपास उग चुके थे, और उस पे द पॉड्स वर नॉट येट राइप, मतलब अभी उस पे ग्रीन पॉड्स, जिस पॉड्स मतलब जो उस पे आते हैं जिसमें मूंग उगता है, सपोज दिस इज अ प्लांट, फिर उस पे पॉड आता है, पॉड के अंदर फिर मूंग उगता है जिसमें ग्रो होता है, दैट इज अ पॉड। वो पॉड भी अभी ग्रीन कलर का था, वो अभी राइप नहीं हुआ, तो वो अभी पका नहीं था, वो अभी ब्राउन कलर का हुआ नहीं था, यानी सूखा नहीं था, सूखने के बाद उसके अंदर मूंग राइप होता है। तो वो वाला प्रोसेस अभी प्लांट्स का शुरू नहीं हुआ था। ये मूंग का प्लांट है, उसके ऊपर ये जो पॉट्स लटक रहे थे, ऐसे ऐसे पॉट्स लटक रहे थे जिसमें मूंग आते हैं। द पॉट्स वर नॉट येट ripe and there was a light fuzz growing on them. फर्स्ट मतलब हल्की हरी, हल्की हल्की ऐसी सूखने की धारियाँ, ब्राउन धारियाँ उस पे आ रही थी, बट अभी वो पके नहीं थे, अभी वो सूखे नहीं थे, अभी वो ब्राउन हुए नहीं थे। देर वॉज स्टिल सम टाइम बिफोर द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब फसल काटने का टाइम, अभी फसल काटने को अभी टाइम था। देर वॉज स्टिल सम टाइम, आई फेल्ट एक्सिलरेटेड, मतलब मैं एंग्जाइटी के साथ में बहुत ज़्यादा खुश भी था, बट येट
इट आई वाज लाइक अ नर्वस येट हैप्पी येट मिक्स फीलिंग थी कि मैं एकदम, मेरा खेत है, मैंने पहली बार खेती किया एज अ फार्मर, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मूंग उग रहे हैं, ये नज़ारा इतना ब्यूटीफुल है। और मैं एंशियस इस बात से हो कि सही से हो जाए, सब सही से मूंग उग जाए, सही से उसका हार्वेस्ट हो जाए, सही से फसल कट जाए, सही से वो मूंग प्रॉपरली मार्केट तक पहुंच जाए। एक मिक्स फीलिंग के साथ आई फेल्ट एक्सिलरेटेड। I stood watching the sun rise above the towering trees across the fence and slowly made my way back to the house, a white structure in the middle of this greenery. I stood watching the sunrise. मैं वहाँ पे sunrise देखने के लिए खड़ा रह गया above the towering trees across the fence. वहाँ पे जो fence था, fence के आसपास में towering मतलब towering, a tower is something like a skyscraper, a tall building is called a tower. तो जैसे वहाँ पे फेंसिंग पे जो फार्म था, फार्म की फेंसिंग टावरिंग यानी टावरिंग ट्रीज के द्वारा की गई थी, और उनके बीच में से वहाँ पीछे वहाँ पे सनराइज हो रहा था। तो जो नज़ारा था इट वाज वेरी मच ब्यूटीफुल। टावरिंग ट्रीज, मूंग के ग्रीन पॉट्स आए हुए, ग्रीन 2 फीट टॉल प्लांट्स, मडी जो जो वहाँ का मड था वो डैम था, वो गीला था, मतलब उसकी खुशबू ब्यूटीफुल थी। ओवरऑल नज़ारा बहुत ही सुंदर हो रहा था। मुझे वहाँ पे वो पर्टिकुलर मोमेंट पे ऐसा लग रहा था मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए शायद। मुझे ये जो मेरे सामने सीन बन रहा है, इट इज़ सो ब्यूटीफुल दैट आई डोंट थिंक आई वुड वांट एनीथिंग मोर देन दिस। बट वो बाद में सनराइज देखते देखते अपने घर के लिए आगे बढ़ते, द हिज हाउस वाज पेंटेड इन वाइट इन कलर, जैसे बताते हैं वाइट स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ दिस ग्रीनरी, यानी आसपास पूरा ग्रीन एंड ऑरेंज, ऑरेंज बिकॉज ऑफ द सनराइज एंड ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्लांट्स एंड द फार्म एंड द मूंग, मूंग का जो खेती थी उसकी वजह से। उनके बीच में एक अकेला वाइट स्ट्रक्चर था, दैट वाज हिज हाउस एंड ही वाज हेडिंग टुवर्ड्स हिज हाउस। I could not believe that I was the owner of this land and that I was looking at my first crop. मैं ये बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि ये जो खेत है ये खेत मेरा है, इसके अंदर जो ये फसल उग रही है ये फसल मेरी है, और ये मेरा पहला पहला फसल है, मेरी पहली खेती है एज अ फार्मर में से। क्योंकि वो पहले एक दूसरी इंडस्ट्री में काम करते थे। देखो यहाँ पे बताया ही वर्क विद IBM इन मुंबई, जो एक IT इंडस्ट्री का जो प्रोफेशनल है वो अभी फार्मिंग में आ गया है। तो ऑफ कोर्स इट वाज, देखो यहाँ पे ये भी बताया कि ही क्विट हिज जॉब इन 2004, और ये अप्रैल 2004 की बात यहाँ पे बताइए, मूंग की जब खेत में घूम रहे। तो मतलब जॉब खत्म होने के बाद में ही तुरंत जब उन्होंने जमीन लिया, जो भी जमीन लेने के बाद में मूंग का फसल डाली, फसल उगने का टाइम आ रहा था, अभी फसल कटने का टाइम नहीं आता, वहाँ पे फसल उग रही थी। एंड इट वाज हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ फार्मर। After I had paid the advance money for the land, I thought I would have some time to get familiar with the farming. जैसे ही मैंने यानी कि वो ज़मीन के लिए पैसे दिए, एडवांस मनी दिया, मुझे लगा मेरे पास अभी कुछ समय है तो मैं खेती के बारे में कुछ जान लूंगा, खेती से कुछ रूबरू हो जाऊंगा। आई गेट फेमिलियर विद द फार्मिंग। मैं खेती के बारे में बुक्स पढ़ूंगा, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कौन से टाइम पे फसल कौन सी उगानी चाहिए, कौन सा क्रॉप को कब काटना चाहिए, कितना पानी लगता है। तो आई वॉज लर्निंग अबाउट हाउ फार्मिंग इज टू बी डन, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ फार्मर। I thought I would have some time to get familiar with the farming. But Moru Dada, अब ये मोरू दादा जो नया कैरेक्टर है यहाँ पे, but मोरू दादा, the broker who got us the land, has other had other ideas. But जो ब्रोकर थे, जो मोरू दादा थे, जिन्होंने जिनके द्वारा हमें ये लैंड मिली थी, जिनके द्वारा मुझे ये खेत मिला था, जिनको मैंने ये एडवांस मनी खेत को लेने के लिए दिया था, उनके दिमाग में कुछ और ही ख्याल थे, उनका कुछ और ही कहना था। उनका कहना था कि अभी ये बिल्कुल ही सही समय है मूंग का फसल उगाने के लिए, मूंग का क्रॉप, मूंग के बीज डालने के लिए। Morudada, the broker who got us the land, had other ideas. He was keen that we plant मूंग at once. उनका कहना था कि आप दूसरा अभी टाइम वेस्ट मत करो, आप पहले अभी मूंग का बीज डाल दो, बाद में हम बात की बातें बाद में करेंगे। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। आई वॉज स्टिल रीडिंग बुक्स एंड ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट वी कुड सो एंड हाउ वी शुड गो अबाउट इट। और मैं इसके बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं था, क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ फार्मर। मुझे कुछ आता नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं खुद ही अभी तैयारी कर रहा था, मैं बुक्स पढ़ रहा था, बुक्स में पढ़ रहा था कि कब क्या करना चाहिए, एंड स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट। और स्टिल अभी भी मैं वो कश्मकश में था, और मैं रोड मैप बना रहा था कि ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बट मोरू दादा जो ब्रोकर थे उनका कुछ और ही दिमाग में था, उनकी और ही डिमांड थी, वो अलग ही जिद पे थे, नहीं आप अभी मूंग लगा दो। पर मैं अभी भी इसके लिए रेडी नहीं था। बट मोरू दादा वॉज क्वाइट फर्म। वो अभी भी अपनी बात पे टिके रहे, वो अभी भी अपनी बात मुझसे मनवाने के लिए पीछे पड़ गए कि आप अभी मूंग की खेती कर लो, ये मूंग डालने के लिए सही समय है।
He said the season was right for sowing moong and the best seeds were available in Surat in the adjacent state of Gujarat. पर वो अपनी बात पे, जो मोरू दादा थे वो अपनी बात पे अड़े रहे, टिके रहे। उन्होंने बार बार जो वेंकट जी है उनको बोला कि ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये मूंग लगाने का सही टाइम है। उन्होंने बहुत कन्विंस किया और ये भी बोला कि आप जाके फटाफट से मूंग के बीज जो बाजू में गुजरात में सूरत में अवेलेबल है वहां से जाके लेके आओ। तो उनके इतना कहने पे राइटर फिर आगे बोलते हैं, आई मेड अ क्विक ट्रिप टू सूरत, और मैं फटाफट से मैंने एक शॉर्ट क्विक ट्रिप किया सूरत की, एंड बॉट अराउंड 10 kgs ऑफ मूंग, मैंने वहां से 10 किलो के मूंग खरीद लिए। Moru Dada rented his tractor to plow the land and quickly planted मूंग all over the place। और मोरू दादा जो थे, जो ब्रोकर थे हमारे, जो ढीठ हो रहे थे या जिद कर रहे थे कि आप मूंग लगा ही लो, ये सही समय मूंग लगाने का, उन्होंने हमें खेती करने के लिए अपना ट्रैक्टर भी दे दिया ताकि हम प्लो कर सके जमीन को। जमीन को प्लो करने के बाद में उसमें सीड डाल सके, उन्होंने हमें अपना ट्रैक्टर भी दे दिया। और फिर हमने वहां पे फटाफट से मूंग के बीज बिखेर दिए, यानी सो कर दिए, यानी लगा दिए। A few days later we were overjoyed to see the tiny green leaves। और कुछ दिनों बाद वहाँ पे मूंग की छोटी छोटी जो प्लांट्स है, वो पौधे थे, वो उगना शुरू हुए। वो छोटे छोटे लीव्स देख के we were so much overjoyed, we were extremely happy to see it। I I had never seen moong growing before and I was thrilled at this sight। मैंने कभी मूंग को पहले उगते हुए नहीं देखा था, या रादर एज अ फार्मर मैंने कभी मूंग को उगते हुए नहीं देखा था। मैं जानता ही नहीं था मूंग उगने के बाद इतना सुंदर दिखता है, या उसका प्लांट इतना सुंदर दिखता है, उसका खेत इतना सुंदर दिखेगा। So I was thrilled at the sight। It was the same thrill I had felt as a young boy when I saw the first of the hibiscus I had planted bloom at the railway quarters in the Vilepale in Mumbai। ऐसा ही सेम थ्रिल, ऐसा ही सेम एक्साइटमेंट मुझे तब हुआ था व्हेन आई वाज यंग बॉय, जब मैं छोटा लड़का था। और मैं तब, जब मैं रेलवे क्वार्टर्स विलेपाले मुंबई में रहता था, तब मैंने जब हिबिस्कस का प्लांट लगाया था, और वो जब ब्लूम मतलब खिलना, जब फूल उस पर पहली बार ब्लूम आया था, खिला था, वो देख के मुझे जो एक्साइटमेंट, मुझे जो जॉय या मुझे जो खुशी तब हुई थी, सेम उस वैसा ही जॉय, वैसे ही खुशी, वैसा ही एक्साइटमेंट, वैसे ही एक एंजाइटी के बराबर उग जाए, वो मुझे आज महसूस हो रही है जब मैं इतने सारे मूंग मैंने यहाँ पे लगाया है 10 किलोग्राम के बीज लेके। तो ये सब देख के भी मैं आज उतना ही एक्साइटेड हो रहा हूँ। आई वॉज ग्रेटफुल टू हैव टेकन मोरूज एडवाइस। एंड जो वेंकट जी है वो बोलते हैं कि आई वॉज वेरी मच ग्रेटफुल, मैं ये मोरू दादा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि हाँ ठीक है भाई, वो भले ही अपनी बात पे अड़े रहे हो, भले वो ढीठ होकर अपनी बात मनवा ली, बट आज मैं उनकी बात सुन के मैं एक्चुअली आज खुश हूँ, मैं उनके लिए आभारी हूँ। आई वॉज ग्रेटफुल टू हैव मोरूज एडवाइस। The next thing Moru Dada wanted to do was spray some pesticide on the plants। तो अगली चीज मोरू दादा करना चाहते थे was to spray, वहाँ पे वो पेस्टिसाइड छिड़काना चाहते थे मूंग की पूरी खेती के ऊपर। He claimed that it would give a higher yield। yield मतलब पैदावार, हायर मतलब ज्यादा ऑफ कोर्स। तो ही क्लेम, उनका बोलना था, उन्होंने ऐसा दावा किया कि अगर आप पेस्टिसाइड डालोगे ना, तो आपकी मूंग की खेती बहुत बढ़िया होगी, उसमें ज्यादा पैदावार रहेगा, अच्छा मूंग उगेगा वहां पे। दिस वाज समथिंग वी डिड नॉट वांट टू डू। और ये ही एक अकेली चीज थी जो मैं नहीं करना चाहता था। भले ही मैं एज अ फार्मर नया था, भले ही मुझे इतना कुछ पता नहीं था, बट ये पर्टिकुलर चीज के बारे में कि पेस्टिसाइड का यूज करना है या नहीं, ये पर्टिकुलर चीज के बारे में आई वॉज वेरी मच टर्न, आई वॉज वेरी मच श्योर, आई वॉज वेरी मच कंफर्म अबाउट इट। दिस वॉज समथिंग वी डिड नॉट वॉन्ट टू डू। ये चीज हम नहीं करना चाहते थे। वी वर क्लियर दैट वी वुड नॉट यूज एनी केमिकल्स एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू हिम। और वी वर वेरी क्लियर, हम ये बात को बहुत श्योर थे कि हमें केमिकल्स का यूज नहीं करना है। He reacted as if we had suggested harakiri। अभी harakiri का मतलब यहाँ पे बाजू में दिया है, a formal way of killing yourself by cutting open your stomach with a sword। मतलब खुद के ही पेट में खुद ने छुरा भोंक देना वाली सिचुएशन। ये क्या, आप खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, खुद ही यानी ऐसी गलती कर रहे हो जिससे आपका खुद का ही नुकसान होगा, और वो भी जान के की गई हुई गलती, ऐसी गलती कर रहे हो। हमने जब उसे समझाया मोरू दादा को कि हमें पेस्टिसाइड्स और केमिकल का यूज हमारे खेत में नहीं करना है, तो मोरू दादा का जो रिएक्शन था, इट वाज ऐसा लाइक कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, खुद आप गलती कर रहे हो, आप ऐसा मत करो। इट टुक अ लॉट of convincing to ensure that Moru Dada and his friends did not use any chemicals on the farm।
हमें ये उन्हें समझाने के लिए या उनको ये बताने के लिए कि हमारे इस खेत में हम पेस्टिसाइड्स और केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे। इट टुक लॉट ऑफ टाइम उनको समझाने में, हमें काफ़ी टाइम लग गया उनको कन्विंस करने के लिए। दे रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड हाउ क्रॉप्स कुड ग्रो विदाउट स्प्रे, और उन्होंने ये बात मानने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि क्रॉप बिना केमिकल के या बिना स्प्रे के भी उग सकते हैं। क्योंकि भले चलो एक हम थोड़ा पास में जाते हैं, जब इतने केमिकल्स वगैरह या पेस्टिसाइड्स वगैरह डेवलप नहीं हुए थे, तब क्या फसल उगती नहीं थी, तब क्या फार्मिंग होती नहीं थी, तब क्या लोग खाते नहीं थे, तब क्या लोग अनाज उगता नहीं था क्या? तब भी होता था। बट आज हम हमारे जो ये जनरेशन आ गया, दैट जनरेशन इज सो डिपेंडेंट ऑन केमिकल्स, और केमिकल्स डाल डाल के भले ही हम फसल पैदावार यील्ड बढ़ा देते हैं, पर वो ज़मीन के साथ हम नाइंसाफ़ी कर रहे हो, ज़मीन को हम ख़त्म कर रहे हो, उसकी जो न्यूट्रिशनस वैल्यूज है, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो भी ज़मीन के अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए, वो हम सब केमिकल डाल डाल के ख़त्म कर रहे हैं, विच इज़ सो मच रॉन्ग, विच इज़ वेरी मच रॉन्ग। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, दे रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड हाउ क्रॉप्स कुड ग्रो विदाउट स्प्रे। अब उन्होंने ये बात मानने से ही इनकार कर दी कि स्प्रे के बिना फसल भी उग सकती है क्या। कॉन्ट्रारी टू वॉट एवरी वन हैड टोल्ड अस, और इसके ही अपोजिट जो लोग सब हमें आके बता रहे थे तुम पागल हो, तुम गलती कर रहे हो, कॉन्ट्रारी टू वॉट, और इसके ऑपोजिट वॉट एवरी वन हैज टोल्ड अस, नेचर डिड हर जॉब एंड शी नीडेड नो ब्राइज। और जैसे ही सब बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, केमिकल या इसके बिना फसल ही नहीं उग सकती है, इन सबके विपरीत जाके नेचर जो है, हमारी जो मदर नेचर है, शी वेरी वेल नो हाउ टू डू हर जॉब। उसे बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि उसे अपना जॉब कैसे करना है। तो उसे कोई रिश्वत की भी नहीं ज़रूरत है होती। शी नीडेड नो ब्राइब, उसे कोई रिश्वत की भी नहीं ज़रूरत है, और उसने अपना काम बखूबी किया टू गेट द वर्क डन। सोन इट वाज, यानी मतलब यहाँ पे ये है, फसल बिना केमिकल के भी, बिना कुछ भी, यानी यील्ड बढ़ाने के लिए केमिकल ऐसे यूज बिना उसके भी फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से उगी थी। अभी बहुत जल्द हार्वेस्ट, मतलब फसल काटने का टाइम आ गया था, एंड वी मैनेज्ड अ रिस्पेक्टेबल 300 किलोग्राम्स ऑफ मूंग। वहाँ पे 300 किलो का पैदावार हुआ था, 310 किलो के मूंग के बीज डाल के 300 किलो की मूंग की खेती हुई थी। एंड ऑफुल लॉट ऑफ मूंग, एक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मूंग उगा था, एंड ऑफुल लॉट ऑफ मूंग, एंड विथ इट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और इसके साथ ही हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा था। क्योंकि एज अ फार्मर जो हमारे वेंकट जी थे, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, उनका फर्स्ट ऐसा एज अ फार्मर एक्सपीरियंस था, तो ही वाज क्वाइट स्केप्टिकल एंड कंफ्यूज एंड येट एंग्शियस एंड एंट्रियल, बहुत ऐसा फीलिंग के साथ कि सही से होगा भी या नहीं, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। बट मूंग जब उगे बिना पैसे ये कुछ भी, फिर हमारे फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स डाले बिना भी, उनके साथ में जो 300 किलो के मूंग हो गए, वो देखने के बाद इनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया। उनका एक फार्मिंग के अंदर उनका एक ज़ील जो था वो और स्ट्रांग हो गया। नाउ आई वाज सर्टेन द लैंड वाज फर्टाइल, और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा श्योर हो गया, ये ज़मीन जो है ना, वो उपजाऊ है। वो ज़मीन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़मीन को कोई केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन खुद ब खुद ही उपजाऊ है। एंड दैट इट वाज पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स विदाउट केमिकल्स, इसको किसी भी केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है। इट वाज मेजर मोरल बूस्टर, और इन्होंने हमारे मोरल को, हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड था कि हम कर सकते हैं, उसको और बूस्ट कर दिया, उसे और बढ़ा दिया, उसे और स्ट्रॉन्ग कर दिया, कि ये जो मूंग की फसल आई थी ना बिना किसी भी केमिकल के, वो देख के हमारा कॉन्फिडेंस और मोरल दोनों बूस्ट हो गए थे। द सेंट ऑफ राइस, ये सेकेंड चैप्टर का आगे का पार्ट। द पहले मिट्टी मिट्टी के बारे में बताया कि मिट्टी कितनी इम्पोर्टेंट है। बिना किसी भी केमिकल के भी मिट्टी अपना काम करना जानती है, बिना किसी भी रिश्वत के वो अपना काम करना जानती है। अभी उसके आगे का पार्ट। द फर्स्ट ईयर आई वॉज लेट फॉर राइस सोइंग सीजन, पहले साल में लेट हो चुका था राइस सोइंग, राइस को बो कर, सो मतलब बोना, लगाना, राइस सोइंग सीजन, एंड हैड टू रिसोर्ट टू ग्रोइंग GR4 वैरायटी। इसीलिए जो मेन, मुझे जो राइस लगाना था, वो राइस की क्वालिटी लगाने के लिए मैं लेट हो चुका था, तो इसीलिए मुझे लास्ट ईयर GR4 वैरायटी के राइस लगाने पड़े। एंड दैट वाज शॉर्ट टर्म एंड रिकमेंडेड बाय एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स एस कोसबर्ड। मतलब ये शॉर्ट टर्म राइस है, जो फटाफट से उग जाता है, ये फटाफट उगने वाला राइस है। एंड इट वाज रिकमेंडेड बाय एग्रीकल्चरल ऑफिसर
जो कोसबर्ड के एग्रीकल्चर ऑफिसर्स थे उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि अभी आप लेट हो चुके हो, तो आप GR4 वैरायटी के राइस लगा लो, क्योंकि इट इज़ अ शॉर्ट टर्म राइस, वो फटाफट राइस उग जाता है। The next year we decided that we would start early and try to find some good traditional variety of rice to grow. और अगले साल we decided, हमने तय किया था कि हम जल्दी शुरू करेंगे एंड ट्राई टू फाइंड सम गुड ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस टू ग्रो। और हम इस बार कोई ट्रेडिशनल वैरायटी है जो राइस की वो ढूंढेंगे और वही लगाएंगे और उसी की फसल करेंगे। इस बार हम GR4 वैरायटी या ऐसी ही कोई हाइब्रिड वैरायटी नहीं लगाएंगे जो फटाफट से उग जाए एंड विच इज़ शॉर्ट टर्म इन नेचर। हम इस बार ट्रेडिशनल वाला कोई क्रॉप, ट्रेडिशनल वाला जो अनाज था वो वहाँ पे उगाना चाहते थे, यानी और ये जो लॉन्ग टर्म वाला होता है जिसको उगने में टाइम लगता हो, जो एक स्टर्न और स्टर्डी राइस क्वालिटी होती है विच इज़ ट्रेडिशनल राइस फॉर्म ऑफ इंडिया, वो लगाना चाहते थे। We had read about traditional varieties of rice and knew that they did not require very high inputs of fertilizer. और मीनवाइल राइटर बोलते कि हमने पढ़ा है ट्रेडिशनल राइस की जो क्वालिटी है, जो ट्रेडिशनल राइस का क्रॉप है, वो बहुत ही ज़्यादा एक स्टर्न क्रॉप है। उसको ज़्यादा इनपुट, उसको ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको ज़्यादा इनपुट फर्टिलाइजर भी इतना ज़्यादा नहीं लगता है। दिस वराइटीज वर ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेड पेस्ट। ये जो ट्रेडिशनल राइस की जो क्रॉप है हमारे यहाँ, जो ट्रेडिशनल राइस का एक वैरायटी इंडिया में पाई जाती है, इट इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग। और एक स्ट्रॉन्ग क्रॉप है, मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसे थोड़े हवा जोर से आ गई कि फसल उखड़ के निकल गई, वैसा नहीं। एक स्ट्रॉन्ग क्रॉप है, वो ज़मीन अच्छे से पकड़ के रखता है एंड रेजिस्टेड टू पेस्ट। पेस्ट मतलब कीड़े, कीड़े को भी अपने ऊपर लगने नहीं देता, वो ट्रेडिशनल राइस की क्वालिटी वैसी है। We were sure that it was this type of rice that would grow well in our farm, और हम इस बात के लिए बहुत श्योर थे कि ये जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ राइस है वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे फार्म में उगेगा। वेयर वी डिड नॉट यूज एनी केमिकल्स एट ऑल, और यहाँ पे इस फार्म में हमने केमिकल्स यूज नहीं किए थे, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल राइस फॉर्म जो है वो बहुत अच्छे से उगेगा। और प्रीवियस ईयर्स एक्सपीरियंस एंड लो yield had taught us a lesson, and we were sure we would not plant hybrids this year। और प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस मतलब 10 kg जो राइस लगाया था उसके बदले उनको सिर्फ 300 किलो के पैदावार मिली थी, जो कि एक हाइब्रिड क्वालिटी लगाई थी इन्होंने। GR4 वैरायटी लगाई थी, बिकॉज टाइम कम था, वी वर लेट। और इन्होंने तब एग्रीकल्चर ऑफिसर्स ने इनको रिकमेंड किया था, बट इस साल हम जल्दी ही टाइम पे लगाएंगे, तो हम यहाँ पे ट्रेडिशनल राइस का ही फॉर्म लगाएंगे, ट्रेडिशनल राइस को ही लगाएंगे। अब जो क्रॉप है इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग और पेस्ट को भी नहीं लगने देता है। तो यहाँ पे बताते हैं, our previous year's experience and low yield had taught us lesson and we were sure, और हमको ये सीखा, हम सीख गए थे पिछले साल के एक्सपीरियंस से कि वी वर श्योर हम इस बार हाइब्रिड नहीं लगाएंगे। मतलब ये GR4 जो हमने पिछले साल लगाया था, इट वॉज एन हाइब्रिड वैरायटी ऑफ क्रॉप, इट वॉज एन हाइब्रिड वैरायटी ऑफ क्रॉप। और इस बार हम हाइब्रिड ना लगा के, हाइब्रिड वैरायटी ऐसी होती है संकुरित जिसे बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पानी भी बहुत लगता है और बहुत ज़्यादा केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड भी बहुत लगता है। मतलब वो भले ही शॉर्ट पीरियड में उग जाता है, भले ही शॉर्ट पीरियड ऑफ क्रॉप होता है, बट उसको पानी एक्सेस लगता है, उसको यानी पानी का वेस्टेज बढ़ जाता है, उतना ही साथ में उसको फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी ज़्यादा लगते हैं। खुद वो पेस्ट को खुद कीड़े नहीं भगा सकता, खुद वो क्रॉप ही वैसा है कि उसपे कीड़े लगते ही है। पर जो ट्रेडिशनल राइस है उसपे कीड़े कम लगते हैं या नहीं जैसे लगते हैं। तो इस बार हम श्योर थे कि हम ऐसी ही क्वालिटी के राइस लगेंगे विच इज़ ट्रेडिशनल, जो स्ट्रॉन्ग भी है, जो हाइब्रिड नहीं है, जो जिसका पैदावार भी अच्छा है, विच इज़ लॉन्ग टर्म राइस, विच इज़ क्या बोलते हैं, उसका एरोमा भी अच्छा है। यानी हम इस बार एक अच्छी ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेडिशनल क्वालिटी का राइस हम हमारे खेत में लगाना चाहते थे, जहाँ पे कोई भी केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड हम ज़्यादा मायने में या बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहते थे। तो दिस वाज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट। आगे जो है इन अप्रैल 2005 से वी विल सी इट इन नेक्स्ट लेक्चर। So this was the end of our today's lecture. I hope you guys liked it. I hope you understood it. Thank you.